हाय बच्चों, मैं केसी पंत आज सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले वाक्य की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। अब यहाँ पर यह गौर करने की बात है, ध्यान देने की बात है कि वाक्य के मुख्यतः दो भेद कौन से होते हैं। वाक्य के दो मुख्यतः भेद एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहे जाते हैं, कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। यह एक ऐसा वाक्य है जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। कैसे? जैसे एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य की विजय होती है। वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। वाक्यांश में ऐसे हम कहते हैं कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्य और वाक्यांश, एक वाक्य होते हैं जो पूर्ण रूपों को प्रदान करते हैं और एक वाक्यांश होते हैं जो वाक्य के कुछ अर्थों को देते हैं लेकिन अपूर्ण अर्थ देते हैं। अर्थ तो देते हैं लेकिन अपूर्ण अर्थ देते हैं, पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। जैसे दरवाजे पर, कोने पर, वृक्ष के नीचे, ये सभी जो है इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य दो भेद होते हैं, जिसका चर्चा मैंने पहले भी किया था, उद्देश्य और विधेय के रूप में। ये दो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य दो भेद होते हैं जिसको हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मोहन प्रयाग में पढ़ता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि मोहन के बारे में जो कहा गया है वह उद्देश्य कहलाता है और जो बात की जाए उसे विधेय करते हैं, अर्थात प्रयाग में रहता है। वाक्य के दो भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उस चीज के बारे में जिसके बारे में चर्चा मैंने शुरू में दर्शाया। आगे हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। 10वीं क्लास 10वां में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ना होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखना है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और ये के मिश्र वाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। सरल वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। कहता है कि ऐसे ये तो कहा जाता है कि सरल वाक्य के लिए एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मुकेश पढ़ता है। अभी हम वाक्यों के बारे में परिभाषा लिखाएंगे कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जिसे कि मैंने पहले बताया था कि एक विधेय का होना आवश्यक है जिसे हम विधेय होता है और एक क्रिया होता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, राजेश ने जो भोजन किया, ये सभी सरल वाक्य और साधारण वाक्य के उदाहरण हैं। अब दूसरा है, इसी के भेद हैं, दूसरे भेद हैं संयुक्त वाक्य। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर अब संयुक्त वाक्यों के भी 4 भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं। ये 4 होते हैं। संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है उसे हम संयोजक कहते हैं। जैसे गीता गई और सीता आई। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गीता गई, उसके बाद और, यहाँ पर और जो शब्द है वह एक संयोजक का कार्य करता है। वैसे दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों में जब और लग गया तो यह एक संयोजक का कार्य किया जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात
जो दोनों वाक्यों को जोड़ने के जिस शब्द से दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य होता है उसे हम संयोजक कहते हैं। यहाँ पर संयोजक के रूप में एक और है जो संयोजक का भूमिका निभा रहा है। दूसरा भेद है विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है वहाँ पर उसे हम विभाजक कहते हैं। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है वह विभाजक कहलाता है। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता है। यहाँ पर इस वाक्य में वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता है, यहाँ पर फल जो शब्द है वह विभाजक का कार्य करता है, जो एक दूसरे के अर्थों को संबोधित करता है। मेहनत तो करता है लेकिन वह उसके अनुसार फल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो पर शब्द है वह एक विभाजक शब्द की भूमिका में है। तीसरा है विकल्प सूचक। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है तो वहाँ विकल्प सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। यहाँ पर एक भावनात्मक भाव का भी व्यक्ति हुई है जो बता रहा है कि अखाड़े में पछाड़ूंगा, जो विरोधी खेमे के योद्धा हैं उन्हें मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या फिर मैं खुद ही उतरना छोड़ दूंगा, जिसे कहा गया है कि अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर या तो शब्द जो लग करके दो वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया है उसे हम विकल्प सूचक कहते हैं। चौथा और अंतिम भेद है परिणाम बोधक। आप जैसा कि जानते हैं हर एक वाक्य के पीछे कोई न कोई अर्थ अथवा रहस्य छुपा रहता है, वह किसी अर्थों को लेकर के प्रस्तुत होता है। यहाँ पर एक अर्थ है जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है उसे हम परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। यहाँ पर यह पहला वाक्य जो है आज मुझे बहुत काम है, यह एक साधारण वाक्य है जो दूसरे वाक्यों के परिणाम को डिनोट कर रहा है, जो दूसरे वाक्यों के भावों को प्रकट कर रहा है कि मैं इसलिए नहीं तुम्हारे पास आ सकूंगा क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप सभी इस बात को लेकर समझ गए होंगे कि इस वाक्य का पूर्ण उद्देश्य क्या है। यह वाक्य परिणाम बोधक के रूप में प्रकट हो रहा है, जो उदाहरण के रूप में ऐसा प्रस्तुत हुआ है जो कहता है कि आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अब बच्चों, रचना के आधार पर जो मैंने 3 भेद बताया था वह है, तीसरा भेद है मिश्र या मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर यह गौर करेंगे कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, वाक्य में अभी आपने देखा कि सरल वाक्य देखा, संयुक्त वाक्य देखा और अब हम मिश्रित वाक्य पर पहुंच रहे हैं। तो मिश्रित वाक्य का परिभाषा कहता है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात प्रथम वाक्य पर जो आश्रित वाक्य होता है उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वाक्य तो है लेकिन वह आश्रित होने के कारण वह उपवाक्य कहला रहा है, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। एक उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। विद्यार्थी और रोगी है तो जैसे ही वह दवा पिएगा तो वह सो जाएगा। दवा औषधि का कार्य ही शांति प्रदान करना होता है, इसलिए जैसे ही औषधि लेंगे, जैसे ही दवा लेंगे वह सो जाएंगे। और यदि विद्यार्थी है और वह परिश्रम कर रहा है तो उत्तीर्ण भी अवश्य होगा। इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तीसरा वाक्य कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि योजक के रूप में यहाँ पर एक शब्द आया है, वह है कि। मैं जानता हूँ एक अपने आप में पूर्ण वाक्य है,
लेकिन यहाँ पर की लगने से यह वाक्य दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है।